व्हाट इज मास्टर डेटा। मास्टर डेटा के बाद आपको पता होना चाहिए कि मास्टर डेटा की डेफिनेशन क्या है और मास्टर डेटा क्यों जरूरी है। सेंट्रलाइज्ड डेटा का मतलब है कि ये एक ही जगह ये डेटा डिफाइन होगा, एक जगह हम इसको ऐड करेंगे और जहां जहां इस डेटा की जरूरत है हम उस डेटा को वहां पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि सबसे पहले ये यूनिक डेटा है, रिपीट नहीं होता। यानी अगर मेरा नाम जैनुल आबिदीन है और मुझे अगर एक कोड असाइन कर दिया जाए लेट्स से C001, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में C001 जैन के अलावा और किसी भी कस्टमर का नहीं हो सकता। तो मेरा फोन नंबर एक यूनिक आईडी है, मेरा आईडी कार्ड एक यूनिक आईडी है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर एक यूनिक आईडी है जो कि रिपीट नहीं होगा और यूनिक होगा। अच्छा, थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंटिन्यूसली अपडेट होगा। एग्जांपल, कस्टमर है अगर कोई और उस कस्टमर का हो सकता है फोन नंबर या एड्रेस अपडेट हो रहा हो, कस्टमर के कंपनी की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही हो, तो अपडेट हो सकता है। और बेसिकली हमारे पास 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है हमारा मास्टर डेटा। फर्स्ट वन इज कस्टमर। कस्टमर वो बंदा है वी सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। वेंडर कौन सा है, वी परचेज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कोई भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल वेंडर हो वो क्या कहलाएगा, लीड। तो बिजनेस पार्टनर में आ जाए, बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा। अब इसके अंदर 3 चीजें आएंगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कस्टमर, वेंडर और लीड, कस्टमर, वेंडर और लीड, ये तीनों मिलके ERP की जुबान में बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं। तो अगर मैं बिजनेस पार्टनर वाली मॉड्यूल में जाऊंगा, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर, वेंडर और लीड आए, तो तीनों का मास्टर डेटा यहीं से बनेगा। ठीक है, और कस्टमर का जो मास्टर डेटा बनेगा वो इंटीग्रेट हुआ हुआ हमारे सेल्स के मॉड्यूल के साथ। कस्टमर्स हमें सेल्स के मॉड्यूल में शो होंगे। वेंडर्स का मास्टर डेटा हमारा जो है वो इंटीग्रेट हुआ हुआ है परचेज के मॉड्यूल के साथ, तो वो कहाँ पे शो होंगे, एज अ वेंडर परचेज के मॉड्यूल में। और लीड वाला हमारा सेल्स वाले सेल्स अपॉर्चुनिटी के नाम से आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के नाम पे ये देखिए और सेल्स के अंदर शो होगा हमें। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारे पास 3 मास्टर डेटा ये आ गए। चौथा इन्वेंट्री का आइटम मास्टर डेटा। अगर आप फाइनेंशियल्स में जाऊंगा तो फिक्स्ड एसेट के अंदर एसेट मास्टर डेटा और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एम्प्लॉय मास्टर डेटा। सो आई होप कि आपको ये मास्टर डेटा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पे एक कोई कस्टमर बनाता हूँ, लेट्स से मैं बिजनेस पार्टनर पे क्लिक करता हूँ और बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा पे जाता हूँ। अब अगर मैं बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा पे गया हूँ, सबसे पहले अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ आपको दिखाने के लिए एग्जिस्टिंग मेरे पास कोई कस्टमर है, तो मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे जाके स्टैटिक स्टार दबा के एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास तमाम डिटेल्स आ जाएंगी कस्टमर्स की लिस्ट की। इसको मैं इजीली एक्सेल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप पे अगर मैंने रखना है और मैं यहाँ पे जाके इसको सेव करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे पास इजीली मेरा डेटा एक्सेल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो जाएगा। इजीली मेरा डेटा एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, जिसमें आप देखें तो आपके पास वही इंफॉर्मेशन जो इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल थी, जैसे बिजनेस पार्टनर कोड, उसका नेम, उसका बैलेंस और शिप टू कंट्री, वही चीज़ें मेरे पास बिजनेस सीरियल नंबर, बिजनेस पार्टनर कोड, नेम, बैलेंस और शिप टू कंट्री विद 1 क्लिक अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास लेट्स से अगर हम फाइंड करें, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मेरे कस्टमर है HDC ग्लोबल, कोई नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे HDC ग्लोबल एक नया कस्टमर आपके सामने क्रिएट करूँगा और ये कस्टमर
क्योंकि मैं मास्टर डेटा में क्रिएट करूँ तो जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी जिस डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे ये मुझे नजर आएगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक ERP की एग्जांपल करके दिखाने लगा। देखिए बिजनेस पार्टनर का ऑटोमेटिकली कोड मेरे पास आ गया और मैं बनाने लगा हूँ कस्टमर। दैट्स से मैं कहता हूँ HDC ग्लोबल LTD एक कस्टमर है हमारा जिसका ग्रुप है, लेट्स से इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ जनरल प्रोडक्ट्स। करेंसी में अभी हम इसको $US ही यूज करेंगे, बट जब मैंने आपको बताया था जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अपनी कंपनी बनाएंगे तो हम सीखेंगे कि कैसे हम PKI करेंसी में इस काम को कर सकते हैं और कैसे हम अपनी करेंसी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं NTN नंबर एक दे देता हूँ, कोई भी अपनी तरफ से डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ यहाँ पे आके एड्रेस पे, अच्छा कस्टमर के दो तरह के एड्रेस होते हैं। वन एड्रेस इज बिल टू एड्रेस, द अदर वन इज शिप टू एड्रेस। बिल टू एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे हम कस्टमर को बिल भेजते हैं, कस्टमर को इनवॉइस भेजते हैं। शिप टू एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे हम कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी देते हैं, शिपमेंट भेजते हैं। अब ये दोनों एड्रेस सेम भी हो सकते हैं और दोनों एड्रेस अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर कंपनी का वेयर हाउस और कंपनी का हेड ऑफिस एक ही जगह पे है तो एड्रेस सेम होगा। अगर कंपनी का वेयर हाउस और कंपनी का एड्रेस अलग अलग है तो इनके एड्रेसेस भी अलग अलग होंगे। तो लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी का वेयर हाउस और कंपनी का एड्रेस, कंपनी का वेयर हाउस और कंपनी का हेड ऑफिस एक ही जगह पे है। कंपनी का हेड ऑफिस और कंपनी का वेयर हाउस एक ही जगह पे है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे इसका बिल टू शिप टू एड्रेस डिफाइन करते हैं। लेट्स से कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, अब जब मैं दोबारा इसको, एक तरीका तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँ और दोबारा से लिखूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिखा जा चुका है, मैं इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कॉपी टू की ऑप्शन आती है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा टावर और यहाँ पे शिप टू एड्रेस और बिल टू एड्रेस में ऐड हो गया। आप चाहे तो आपके पास मल्टीपल बिल टू एड्रेस हो सकते हैं, मल्टीपल शिप टू एड्रेस हो सकते हैं। जिसको आपने डिफॉल्ट करना होगा यहाँ से सेटर्स डिफॉल्ट करेंगे, होल्ड हो जाएगा और आपके पास डिफॉल्ट एड्रेस वो आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक ही जगह पे बिल टू और शिप टू एड्रेस क्रिएट कर दिया। पेमेंट टर्म्स बेसिकली क्या है, पेमेंट टर्म्स ये होती है कि कस्टमर या वेंडर को पेमेंट करनी है या पेमेंट लेनी है तो उसके लिए कितने दिन रिक्वायर होंगे। तो हम कहते हैं लेट्स से 30 डेज में हम पेमेंट लेंगे, कस्टमर हमें 30 दिन में पेमेंट करेगा। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। अब देखिए C-103 क्रिएटेड सक्सेसफुली। दिस इज अ कस्टमर कोड जो कि मैं आपको बताया था, यूनिक कोड है कस्टमर का जो कि हमने असाइन किया है कस्टमर को। तो अब देखो कस्टमर बनाया, कस्टमर कहाँ आएगा, सेल्स के मॉड्यूल में। सेल्स में आप कोटेशन खोल लो, आपको यहाँ पे भी कस्टमर के अंदर HDC ग्लोबल नजर आएगा। ये देखो कोड, उसका नेम, उसका बैलेंस, उसकी कंट्री। तो मैं जब इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो मास्टर डेटा मेरे पास, ये देखो शिप टू एड्रेस, बिल टू एड्रेस उठ के आ गया। अकाउंटिंग में जाओगे दैट 30 जो पेमेंट टर्म लगाई थी वो आ गई। तो दिस इज कॉल्ड मास्टर डेटा, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। कि आपने क्या किया, डेटा को एक जगह बना दिया। ये देखो करेंसी भी आपके पास डॉलर आ रही है और उसकी जहां जहां जरूरत है वो वहां आ जाएगा। अब देखो ऑर्डर में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे HDC ग्लोबल नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इनवॉइस में जाता हूँ। अब देखो इनवॉइस में मैंने 30 डेज लगाए थे इसके, आज की इनवॉइस बना रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं इनवॉइस एक क्रिएट करता हूँ HDC ग्लोबल की और मैं सर्विस की जगह आइटम की इनवॉइस करता हूँ, दोनों ऑप्शन है आपके पास SAP के अंदर कि आप सर्विस इनवॉइस भी बना सकते हैं, आप आइटम इनवॉइस भी बना सकते हैं। मैं सिंपली आइटम इनवॉइस बनाता हूँ। आइटम, अच्छा आइटम चाहे तो चले हम एक आइटम भी डिफाइन कर लेते हैं, आइटम का एक मास्टर डेटा भी बना लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। मैं आइटम का मास्टर डेटा, आइटम पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, लेफ्ट से मैं कहता हूँ
मेरे पास आ गए हेडफोन, मैंने हेडफोन सेल कर दिया, ठीक है। फिजिकल आइटम है तो आइटम, और आइटम की टाइप अगर मैं करता हूँ आइटम आ जाएगी, और ग्रुप में मैं जाता हूँ तो लेट्स से मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी का ग्रुप आ गया। यूनिट ऑफ मेजर, व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजर? UOM। बेसिकली मेजरमेंट का आपका यूनिट जो है वो आपका कहलाता है यूनिट ऑफ मेजर। इसमें आप कह सकते हैं केजी, किलोग्राम, मीटर, पीस, नंबर, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी आपकी यूनिट ऑफ मेजर है, UOM है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपने UOM अपना खुद बनाना है या मैनुअली ऐड करेंगे। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के लिए जस्ट बताता हूँ कि हम मैनुअली ऐड करेंगे। हम इसको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। प्लानिंग मेथड, क्या आपने इन्वेंट्री की प्लानिंग, वो जो मैंने पहले आपको बताया था कि इन्वेंट्री की सेल्स को, डिमांड एंड सप्लाई को आपने मैनेज करना है। तो ऑब्वियसली जब हम कंपनी में काम कर रहे हैं और तो हमने अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को और उसकी सप्लाई को दोनों को मैच करना है, तो हम MRP यूज करेंगे। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट मेथड, आपने चीज बाय करनी है या आपने खुद बनानी है। फॉर द सेक ऑफ नाउ हम इस प्रोडक्ट को सेल करके परचेज करके सेल करेंगे। अभी करें हम इस प्रोडक्ट को परचेज करके सेल करेंगे, तो मैं इसको करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मैंने एक आइटम बना ली और मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। लीजिए आइटम क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं जाता हूँ सेल्स के मॉड्यूल में। अब देखो मैं सेल ऑर्डर जनरेट करता हूँ या इनवॉइस कर लेते हैं। चले इनवॉइस में आते हैं, HDC ग्लोबल। अब देखो आज की डेट में मेरे पास 2 फरवरी 2024 है। आज की डेट मेरे पास 2 अप्रैल 2024 है, ठीक है। और मेरी ड्यू डेट क्या है 3/5। तो एक महीने जो 30 डेज का अपने पेमेंट टर्म्स लगाई थी, अगर मैं यहाँ पे गोल्डन एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास खोल देगा मास्टर डेटा। और मैं पेमेंट टर्म्स में जाकर मैंने 30 डेज की पेमेंट टर्म लगाई थी, तो ये देखो मेरे पास 30 डेज की पेमेंट टर्म सिस्टम ने इनवॉइस में ऑटोमेटिकली उठा ली। दिस इज नोन एज ERP, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ, हमने आइटम ऐड की थी, कौन सी थी आइटम? हेडफोन। देखो अभी इसका स्टॉक क्या है 0, क्योंकि मैंने अभी इसको परचेज ही नहीं किया। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ यार मुझे 100 क्वांटिटी सेल करनी है। क्लिक करूंगा तो मुझे क्वांटिटी विल काज नेगेटिव इन्वेंट्री। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया कि ये इन्वेंट्री आपके पास नहीं है। मैं इनवॉइस बनाने लगा हूँ कस्टमर को भेजने के लिए। सिस्टम ने मुझे बता दिया कि आपके पास इनवॉइस, आपके पास स्टॉक नहीं है। तो यही हमारा ERP का फायदा होता है कि हमें चीज ऑटोमेटिकली पता लग जाती है। अब यही चीज अगर मैं ऑर्डर में जाता हूँ, ये देखो अगर मैं ऑर्डर में जाता हूँ HDC ग्लोबल LTD आइटम पे आता हूँ और आइटम में लेता हूँ हेडफोन। अब देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे अगर ऑर्डर आया तो सिस्टम ने मुझे ऑटोमेटिकली बता दिया। आइटम अवेलेबिलिटी चेक, आइटम का नंबर, आइटम की डिस्क्रिप्शन, किस वेयर हाउस में जाएगी, ऑर्डर क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज कि मैंने MRP अप्लाई किया हुआ था और MRP की बेस पे मुझे पता लग गया, सिस्टम ने मुझे ऑटोमेटिकली इंटीमेट कर दिया कि यार आपके पास स्टॉक में ये चीज अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ERP सिस्टम बिकॉज एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। मैंने प्रोडक्ट डिफाइन कहाँ की थी? मैंने प्रोडक्ट डिफाइन की थी प्रोडक्ट के मास्टर डेटा में। सेल्स वाले जब अपना डॉक्यूमेंट बनाने लगे हैं तो उनको वेयर हाउस की इंफॉर्मेशन आ गई कि वेयर हाउस में चीज नहीं पड़ी। दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, दिस इज ऑल अबाउट लिंकिंग मल्टीपल बिजनेस प्रोसेसेस। तो SAP जिसे हम SAP भी कहते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लिए इंटीग्रेशन का काम करता है, आपके लिए ERP का काम करता है और आपको बताता है, आपका टाइम सेव करता है, आपकी कॉस्ट सेव करता है, आपको इंस्टेंट रिपोर्ट
ऑन द इंस्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास इस टाइम आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। उसने देखे फौरन आपको बता दिया कि आपके पास ये आइटम मौजूद ही नहीं है, तो क्या करना है। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसको ओके करके ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इसका बैलेंस जो शो होगा दैट विल बी शोन इन नेगेटिव। ये देखो, अगर मैं डिलीवरी डेट यहाँ पे डाल देता हूँ आज की और यूनिट प्राइस में डाल देता हूँ लेट्स से 2000 और मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा अपने टॉगल एरो से तो मुझे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो इसका इन्वेंट्री आइटम मास्टर डेटा में इन्वेंट्री के टैब में मुझे यहाँ पे इसका अवेलेबल -100 नजर आएगा। -100 का मतलब है दिस इज शॉर्ट प्रोडक्ट। आपको इसके 100 यूनिट्स का बंदोबस्त करना है, अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चलाना है, अपना प्रोक्योर टू पे का प्रोसेस चलाना है ताकि आप इसको अपने वेयर हाउस में लेके आओ और वेयर हाउस में ला के आप अपने कस्टमर को उसकी डिलीवरी कर सको। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज हमने ERP अपने सिस्टम में SAP ERP लगाया। अब देखो ऑर्डर मेरे पास आ गया, अगर मैं इसकी डिलीवरी करूंगा, ये देखो अगर मैं इसकी डिलीवरी करता हूँ सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली डिलीवरी करने से रोक रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं परचेज में जाता हूँ, एक इनवॉइस डायरेक्टली बना लेता हूँ, कोई एक मैं वेंडर पकड़ लेता हूँ। अच्छा, आप चाहो तो आप वेंडर भी इजीली ये देखे बना सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ बिजनेस पार्टनर में, बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा HDC ग्लोबल, मैं राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कस्टमर की जगह वेंडर बना दूँ और कस्टमर की जगह वेंडर क्रिएट कर दो। ठीक है, कोड चेंज हो गया, वेंडर का नाम हम चेंज कर देते हैं, लेट्स से हम कहते हैं, तो मेरे पास एक वेंडर क्रिएट हो गया जो कि मुझे परचेज के डॉक्यूमेंट में नजर आएगा। क्लिक करूंगा तो मीट ट्रेडर्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 का स्टॉक अपने हेडफोन का उठा लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए विद 200 कॉस्ट प्राइस के। आज की मैं डेट डाल देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मेरे स्टॉक में 100 प्रोडक्ट्स आइटम के अंदर 100 प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में शो होने लग गई है। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, लेट्स से मैं इनवॉइस में जाता हूँ या हमने ऑर्डर बनाया था ना इसका, हम ऑर्डर में जाते हैं और हम कहते हैं यार हमें इसकी डिलीवरी देनी है। क्लिक करूंगा डिलीवरी पे, ये देखिए ऑर्डर में था, नीचे आया कॉपी टू डिलीवरी। डिलीवरी में जाके मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ओके किया, चीज़ हमने डिलीवर कर दी और सिस्टम में इसकी एंट्री कर दी। अब जब मैंने एंट्री की है, मैंने कोई जनरल एंट्री नहीं की, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप मैप खोलता हूँ, तो मुझे विजुअलाइज करके विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मुझे सारी पिक्चर दे देगा कि मेरे पास ये बिजनेस पार्टनर था, इसका ये कोड था, इसका ये नाम है, सेल ऑर्डर नंबर ये है, मेरे पास सेल ऑर्डर है जिसका नंबर ये है, ये डेट है, इतनी अमाउंट का सेल ऑर्डर था, इसको मैंने डिलीवर किया, इस डिलीवरी नोट के अगेंस्ट ये डेट थी इसकी और इतने का बना। अगर मैं डिलीवरी नोट पे डबल क्लिक करता हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा, डिलीवरी पर राइट क्लिक करता हूँ, जनरल एंट्री में जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो इन्वेंट्री फिनिश गुड क्योंकि डिलीवर हो गई है, एसेट हमारा चले गया हमारे हाथ से, तो हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया और इन्वेंट्री की कॉस्ट विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो डेबिट हो गई। मैंने कोई एंट्री नहीं की, मैंने सिंपली एक डॉक्यूमेंट बनाया और SAP ने उस डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली मैप कर दिया, उसके अगेंस्ट जनरल एंट्री क्रिएट कर दी। मैं इस जनरल एंट्री पर राइट क्लिक करता हूँ, लेजर पे जाता हूँ
और जाके इसका लेजर अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डेट्स वो वाली डाल के जिस डेट में एंट्री हुई है हम इसका एक लेजर अकाउंट भी, लेजर की रिपोर्ट भी ओपन कर लेते हैं। और कस्टमर था हमारे पास HDC ग्लोबल, आप इसको एंटर करें। तो ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 20,000 डेबिट हो गई, किसके अगेंस्ट DM 367 यानी डिलीवरी नोट 367। आप क्लिक करोगे तो आपके पास डिलीवरी नोट खुल जाएगा। दिस इज माई लेजर रिपोर्ट। नीचे आ जाओ, फिनिश गुड डिलीवरी नोट के अगेंस्ट देखिए आपकी डेबिट हो गई, तो ये आपके पास आ गया आपकी कॉस्ट COGS क्रेडिट और ये डेबिट आ गई आपकी। अब आप देखो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो प्रीव्यू पे तो आपको रिपोर्ट जनरल लेजर की भी शो कर देगा। तो ये आपके पास एक लेजर की रिपोर्ट भी आ जाएगी। आप PDF में इस रिपोर्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके पास PDF में भी आ जाएगा। अभी क्योंकि हमने अटैचमेंट फोल्डर इसमें ऐड नहीं किया, जब हम अटैचमेंट फोल्डर ऐड करना भी देखेंगे तो अटैचमेंट रिपोर्ट भी आ जाएगा। आप इसको एक्सेल पे कन्वर्ट करना चाहते हो आपके पास एक्सेल की रिपोर्ट भी आ जाएगी। सो वन क्लिक पे आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन इसकी अवेलेबल आ गई। सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज। देखिए उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपके पास डेटा पड़ा था आप इसको देखते हो आपके पास डिटेल आ गई। सो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट की बेस पे SAP ने ऑटोमेटिकली उसकी जनरल एंट्री भी कर दी, उसका लेजर भी बना दिया, ट्रायल बैलेंस भी बना दिया। इसी तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेके जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर भी इसकी एंट्री हो जाएगी। ये देखिए अगर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, फाइनेंशियल्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल्स में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल खुल जाएगी। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपके पास टोटल आज तक की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई, इसके अंदर हमारे वाली भी मौजूद है। 10 लेवल तक आप इसको लेके जाओगे तो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये देखो नजर आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। डोमेस्टिक टोटल हमारे पास उसकी एग्रीगेशन आई जिसमें हमारे वाली भी मौजूद है। तो इस तरह से, और कैश फ्लो में आप जाओगे तो आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नजर आएगी। तो जो काम आप जो डॉक्यूमेंट बनाओगे वो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल से लिंक है, क्योंकि बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, और हर चीज आपके फाइनेंशियल के अंदर जाके हिट होगी, ठीक है। तो ये जितने मॉड्यूल्स हम करेंगे ये तमाम हमारे फाइनेंशियल के अंदर जाके हिट होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो तो अगर मैंने इसी इनवॉइस की जो मैंने अभी की थी पेमेंट लेनी है, ये देखो ये इनवॉइस थी ना मेरे पास, अभी मैंने ऑर्डर डाला था और डिलीवरी की थी, ठीक है। तो मैं डिलीवरी में जाता हूँ और मैंने डिलीवरी से आगे इसकी इनवॉइस क्रिएट कर दी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी टू एयर इनवॉइस, जब मैं इनवॉइस में जाके इसको ऐड कर दे लगूंगा तो यहाँ पे देखो आपके पास आ रहा है कि यार इसकी बेस सेल ऑर्डर था और डिलीवरी थी। तो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस टेक्स्ट फॉर्म में भी आ गया। राइट क्लिक करके आप इधर जाओगे तो आपके पास रिलेशनशिप मैप जो हमने शुरू में देखा था, रिलेशनशिप मैप का भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको जनरल एंट्री का प्रीव्यू भी दिखा देगा कि यार इसके अगेंस्ट ये वाली जनरल एंट्री होगी। अभी आपने टेक्स्ट ऐड नहीं किया, हम इसको टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक, जनरल एंट्री का प्रीव्यू देखना है तो ये आपको दिखा देगा कि जब तुम ये एंट्री करोगे तो तुम्हारा ये प्रीव्यू आएगा। सो आपको ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट आपको जनरल एंट्री का भी दिखा रहा है। यहीं भी आपको राइट क्लिक करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखाएगा कि यार तुमने ये चीज जो परचेज की थी 200 में की थी, आप उसको 2000 में बेच रहे हो, आपके पास जो प्रॉफिट है 900% आ गया और टोटल आपके पास प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो 1,80,000 आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ये आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज ये आ गई, कॉस्ट आपकी ये थी, बेची आपने 2 लाख में। एवरीथिंग आपका सॉर्टेड है। आप इसको ऐड करते हो इनवॉइस को,
अब ये इनवॉइस जब हमने ऐड कर दी, मैं इस इनवॉइस को फाइंड आउट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रिलेशनशिप मैप। अभी देखो हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन थी बिजनेस पार्टनर की, देन सेल ऑर्डर की, डिलीवरी की आ गई। अब मेरे पास इनवॉइस की इंफॉर्मेशन भी आ गई और इनवॉइस में ही ओपन है। बाकी ये दोनों देखिए क्लोज डॉक्यूमेंट है क्योंकि इनके लॉक्स क्लोज हो रहे हैं, ये ओपन है। अब इनवॉइस हमारी कैसे क्लोज होगी? इनवॉइस हमारी बेसिकली क्लोज होगी जब हम पेमेंट लेंगे अपने कस्टमर से। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी एसएपी के अंदर हमने पेमेंट लेनी है या पेमेंट देनी है तो ये दोनों हमारी बैंकिंग के मॉड्यूल के अंदर होगी। तो अब देखिए डाटा हमने कहाँ बनाया था? डाटा हमने बनाया था चीज अपने हमने जो इन्वेंट्री बनाई थी वो इन्वेंट्री के मॉड्यूल में बनाई, परचेज के मॉड्यूल में से परचेज किया, सेल वाले ने उसे सेल किया। अब उसकी जो पैसे ले रहा है, जो उसकी पेमेंट रिसीव कर रहा है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, जिसको हमने यहाँ पे बैंकिंग का नाम दिया है। ठीक है, तो देखो एक प्रोसेस को करने के लिए कितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए। दिस इज नोन एज ERP। और यही मैं आपको आज के लेक्चर में बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का फायदा क्या है कि आपके पास एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब मैं बैंकिंग में जाता हूँ, इनकमिंग में जाऊंगा अकाउंट रिसीवेबल, कोड में मैं टैब दबाता हूँ तो मेरे पास HDC ग्लोबल आ गया और उसने मुझे बता दिया कि ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट नंबर है, ठीक है, और ये डेट है, ये अमाउंट है जो तुमने देनी है, ठीक है। इस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने इसको सिलेक्ट किया, किस तरह से देनी है आपने इसको यहाँ पे मोड बताया, कैश में दे रहा है, क्रेडिट कार्ड में दे रहा है, बैंक ट्रांसफर, चेक। लेट्स से अगर हम कहते हैं यहाँ हमने इसको कैश पे दे रहे हैं तो मैंने यहाँ लिखा 2 लाख और ओके कर दिया। जब मैंने इसको ओके किया मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड किया। अब ऑटोमेटिकली मेरे पास एक रिसीवेबल की एंट्री होगी रिसीव्ड अमाउंट की, पेमेंट की। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, उस पेमेंट की एंट्री को जनरल एंट्री में जाके व्यू करता हूँ तो कैश ऑन हैंड मेरे पास डेबिट हो गया और मेरा रिसीवेबल खत्म होके क्रेडिट हो गया। तो देखो मैंने कोई भी एंट्री नहीं की, मैंने जस्ट एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है। उस डॉक्यूमेंट की बेस पे मुझे ये पता लग गया कि यार मेरी यहाँ पे एंट्री हुई है और मेरा एक डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। अब मैं इसका अगर प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखो मुझे इनकमिंग पेमेंट में ये बता रहा है कि यार आपके पास AI इनवॉइस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का ये नंबर था, ये डेट थी, ये अमाउंट थी और इसका GL अकाउंट का कोड ये था, इसका नाम ये था, इतनी टोटल अमाउंट है। अगर कोई आपने डिस्काउंट दिया होगा तो उस डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी। मैनेजर ये था, उस बंदे के साइन आ जाएंगे, डेट आ जाएगी। सो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इनवॉइस इनकमिंग पेमेंट भी बन गई, कंपनी का नाम भी आ गया, उसका लोगो भी आ गया आपके पास, और जो आपका कस्टमर था उसका नाम भी आपके पास आ गया, कस्टमर का कोड भी आ गया, जो उसका ID टैक्स नंबर था वो भी आ गया। एवरीथिंग इज, और डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। सो आपको ये पता लग गया कि SAP यूज करने का हमें फायदा क्या है कि हमारे पास इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारे पास टाइम की बचत, हमारे पास कॉस्ट की बचत, हमारा एवरीथिंग इज सॉर्टेड। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हमें बार बार जाके जर्नल एंट्रीज को देखें। हम क्या करें, सिर्फ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट की एंट्रीज हमारे पास पोस्ट होती जा रही है। ठीक हो गया। तो ये हमने एक बेसिक मॉड्यूल की इसके अंदर इंटीग्रेशन देख ली। अब अगर मैं देखे सिस्टम के अंदर अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर कैपेबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स दिखाऊं, लेट्स से अगर मैं एक और काम करता हूँ, एक और इनवॉइस डालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैश फ्लो में कैसे जाएगी। लेट्स से अगर मैंने एक इनवॉइस डाली, HDC ग्लोबल था, मैंने कोई भी आइटम पकड़ ली, लेट्स से एक बड़ी बताई आइटम है मेरे पास JP प्रिंटर, मैं 100 इसको पकड़ता हूँ और टैक्स कोड में इस पर लगा देता हूँ, लेट्स से
6% टैक्स, और मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैंने इसकी पेमेंट लेनी है और मैंने पेमेंट लेनी है विद रिस्पेक्ट टू चेक, यदि मैंने चेक की पेमेंट लेनी है तो मैं क्या करूँगा, बैंकिंग के अंदर जाता हूँ, इनकमिंग पेमेंट में जाऊंगा, अकाउंट रिसीवेबल में जाऊंगा, एटीसी ग्लोबल में जाऊंगा, क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा मैं यहाँ पे गया और मैं चेक के अंदर जाता हूँ। चेक की ऑप्शन में जब गया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक अकाउंट लगा हुआ है, चेकिंग अकाउंट क्लियरिंग। बेसिकली आप इसको चेक रिसीव अकाउंट कह सकते हैं, आप इसको अनडिपॉजिटेड चेक्स कह सकते हैं, आप इसको अनपोस्टेड चेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, मैं चेक के थ्रू भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बैंक ट्रांसफर के थ्रू जाऊँ तो बैंक ट्रांसफर, मैं कैश के थ्रू जाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक चीज आ रही है, पेमेंट फॉर इनवॉइसेस फ्रॉम कस्टमर। अब ये क्या चीज है, देखिए एसएपी के अंदर हर चीज को इतनी खूबसूरती के साथ मैप किया गया है कि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा काम ऑटोमेशन पे हो रहा है। ये देखिए अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आपने एक चीज का नाम सुना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं फाइनेंशियल में जाता हूं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस के अंदर होगी ये फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए पेमेंट फॉर इनवॉइसेस फ्रॉम कस्टमर, अभी मेरे पास आई है 5,42,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिकली कैश फ्लो आपको बताती है कि आपका कैश इन और कैश आउट, यानी कि जो पैसे आ रहे हैं वो जा रहे हैं, वो किस हेड में जा रहे हैं और किस ग्रुप में जा रहे हैं। अब अगर मैंने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है तो वो मेरे कस्टमर रिसीव के हेड में जाएगी। अभी तक हमने कस्टमर से 5,42,000 रुपया रिसीव कर चुके हैं पेमेंट्स के लिए। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं इधर आता हूँ और फर्दर मैंने 42,400 रुपया कस्टमर से लेना है और मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लिखा है पेमेंट फॉर इनवॉइसेस फ्रॉम कस्टमर। ओके करता हूँ, लेकिन 42,400 रुपया मैं कस्टमर से लेता हूँ, ओके करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। मैंने इसको ऐड किया, फाइनेंशियल्स में जाता हूँ, फाइनेंशियल्स में जाने के बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लिक करता हूँ। अब देखिए 5,84,400 रुपया, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी कैश फ्लो में भी ऐड हो गया। अच्छा, कैश फ्लो में ऐड होने के बाद ये अगर आप इसकी एंट्री देखो इनकमिंग पेमेंट की, बैंकिंग में जाके इनकमिंग अकाउंट रिसीवेबल, आप राइट क्लिक करके जनरल एंट्री में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कैश ऑन हैंड आपकी बैलेंस शीट में एसेट के अंदर भी गया और आपके रिसीवेबल्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग जो भी आप चीज करोगे वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्टिव हेड में जाएगी। दिस इज नोन एज ईआरपी। और एसएपी इस चीज को इतनी खूबसूरती से और इतने सीमलेस तरीके से इसकी इंटीग्रेशन हुई हुई है कि आपको कोई भी चीज देखे, अभी तक आपने जितनी भी चीजें देखी है, कोई मुश्किल चीज आपने जो सिंपली डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उसकी एंट्री होती गई है। इसी तरह अगर आप इसकी देखें एंट्री की प्रीव्यू में देखोगे तो आपके पास एंट्री नंबर आ जाएगा और जो आपके पास जनरल एंट्री की डिटेल है वो आपके पास शो हो जाएगी सारी। अगर आप इसको देखो, सिंपल मैंने इसको फॉर्मेट में रखा हुआ है, सिंपल फॉर्मेट में आप इसको देख सकते हो। अगर इसी को आपने एक्सेल पे कन्वर्ट करना, आप क्लिक करो, आपके पास सिंपली आपके पास एक्सेल के अंदर भी मौजूद हो जाएगी। ले जी, आपके पास एक्सेल में भी आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने सिस्टम के अंदर डिफरेंट इन्वेंटरीज बनानी है, लेट्स से आपने अगर इन्वेंट्री की इंटीग्रेशन करनी है या आपने कोई इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस करनी है तो वो सारी भी आप सिस्टम के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हो।